स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की विशेषताएं। वैदिक काल 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व, ये संपूर्ण वैदिक का टाइम पीरियड है। पिछली क्लास में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी मुख्यतः हमें वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य के अलावा पुरातात्विक स्रोतों से भी हमें वैदिक युग की जानकारी मिलती है, लेकिन ये साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण साहित्यिक स्रोतों पर ही हमारी निर्भरता अधिक है। वैदिक शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद धातु का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ज्ञान अर्थात जानना। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, न कि प्रजाति सूचक। हमने अपनी सुविधा के लिए पूरे वैदिक युग को दो भागों में बांट लिया है। ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को जानने से पूर्व हमें वैदिक साहित्य को समझ लेना बहुत जरूरी है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद शामिल हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। हमारे पास दो तरीके हैं कि हम पहले ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था समझ लें। उसके बाद हम उत्तर वैदिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था को समझ लें। एक दूसरा तरीका ये है कि हम साथ के साथ देखते रहें कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, फिर उसी के साथ हम ये देखें कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से तत्व निरंतर रहे और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हम इसी दूसरे तरीकों को अपनाएंगे। हम सब पहले ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था ऋग्वेद काल में देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, यह एक कबायली समाज था। समाज कई इकाइयों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता है। समाज में संयुक्त परिवार पर आधारित संरचना थी, जिसमें 3 से 4 पीढ़ियों के लोग इकट्ठा रहते थे। ऋग्वेद में पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भतीजों, पौत्रों और चचेरे भाइयों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था और उसका नाम है नृप। पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, जिसमें पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना, कामनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। परंतु पुत्री के जन्म को दुखद नहीं माना जाता था। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था, सभा समारोह में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार प्राप्त था। समाज में विधवा विवाह प्रचलन में थे, जिसका साक्ष्य हमें ऋग्वेद में नियोग शब्द के प्रयोग उल्लेख से मिलता है। नियोग प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी प्रथा से है जिसमें विधवा स्त्री को अपनी पति की मृत्यु के पश्चात देवर के साथ विवाह करने की अनुमति होती थी। बाल विवाह के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ऋग्वेद में 5 महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचनाएं की हैं। इनमें लोपामुद्रा और अपाला के नाम प्रसिद्ध हैं।
विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था। बहु विवाह प्रचलित थे, लेकिन सामान्यतः एकल विवाह अधिक मान्य थे। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के भिन्न भिन्न अंगों से हुई है, जैसे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, ना कि जन्म। इस समय वर्ण व्यवस्था अपने सबसे लचीले रूप में थी। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें ऋग्वेद संहिता के एक सूक्त में मिलता है, जिसमें एक परिवार का सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। और इस तरह हम भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए एक ही परिवार में साथ साथ रहते हैं। और समाज में अंतरवर्णीय विवाहों को भी मान्यता प्राप्त। शिक्षा के विषय में मंडूक सूक्त से हमें जानकारी मिलती है कि इस समय शिक्षा मौखिक थी। इस सूक्त में बताया गया है कि विद्यार्थी पिता या गुरु से मौखिक शिक्षा प्राप्त करता था। वे वेद पाठ सामूहिक रूप से दोहराते थे। ऐसा लगता है कि उस समय लिखने की कला शुरू नहीं हुई थी। शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना की जाती थी, जहां महिला शिक्षिकाएं भी होती थी। वेद, खगोल, ज्योतिष, गणित, व्याकरण आदि शिक्षा के प्रमुख विषय थे। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इस सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आए और कौन कौन से तत्व निरंतर रहे। उत्तर वैदिक काल में पूर्व काल की सामाजिक विशेषताएं कुछ परिवर्तनों के साथ निरंतर बनी हुई थी। इसी के साथ समाज में बहुत सारे परिवर्तन भी हुए थे। वर्ण व्यवस्था अब अपने विकसित रूप में स्थापित हो चुकी थी। समाज का स्पष्ट विभाजन 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में हो गया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई थी। इसका मतलब यही है कि जिसने जिस वर्ण के परिवार में जन्म लिया है वो उसका भी वही वर्ण होगा। यानी अब वर्ण तय होने लगे जन्म के आधार पर। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्णों में कठोरता आने लगी थी। समाज में ऊपर के 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन चौथा वर्ण अर्थात शूद्र को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शूद्र से उस शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अब उसे वेद पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। इससे हमें समाज में वर्ग भेद दिखाई देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इस समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। इस काल में स्त्रियों का सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। इसके अलावा स्त्रियों को पूर्व काल में प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, अपना वर्ग चुनने का अधिकार। एक और नई व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई थी उत्तर वैदिक काल में, वो है आश्रम व्यवस्था। इसके अंतर्गत जीवन काल को 100 वर्ष मानकर इसे 4 आश्रमों में बांट दिया गया। 4 आश्रम थे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरु के पास जाकर विद्या ग्रहण करता था। विद्या ग्रहण करने के पश्चात वह विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और संतानोत्पत्ति कर गृहस्थ धर्म का अपना पालन करता था। इसके बाद तीसरा वानप्रस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने एवं समाज के कार्य की बात कही गई थी तथा संन्यास आश्रम में घर छोड़कर वनों में जाकर तप करने पर बल दिया गया था। परिवार संस्था में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन इस समय नजर आता है। परिवार पितृसत्तात्मक ही थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में पिता की शक्तियों में वृद्धि हुई। आज्ञा न मानने वाले पुत्र को वह कठोर दंड दे सकता था। संपत्ति के अधिकार में भी वह अपनी मनमर्जी कर सकता था। अब ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति के अधिकार में प्रमुखता दी जाने लगी। स्त्रियों की परिवार में स्थिति पहले से थोड़ी कमजोर हुई। अब पुत्री की उत्पत्ति को दुख का कारण समझा जाने लगा। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेद में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अब हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का नाम जन था और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई परिवार थी। परिवार के लिए हमने पहले ही पढ़ा है कि कुल शब्द का प्रयोग हुआ है और कुल के मुखिया को, परिवार के मुखिया को गृहपति भी कहते थे और कुलप भी कहते थे। कई परिवार मिलकर ग्राम बनता था। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और ग्रामीणी का चुनाव गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को यह पद दिया जाता था। कई गांव मिलकर विश नामक प्रशासनिक इकाई का गठन होता था और विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था और इस तरह से कई विश मिलकर जन नामक सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाता था और जन का प्रमुख राजन होता था। इस समय राजा का पद वंशानुगत हो चुका था, लेकिन अभी भी राजन के हाथ असीमित शक्ति नहीं थी। कबायली संगठनों की सलाह से ही वह राज कार्य करता था। सभा एवं समिति नामक संस्थाओं का नियंत्रण राजा पर बना हुआ था। राजा का चुनाव समिति द्वारा होता था। समिति आम लोगों की सभा होती थी जिसमें सभी लोग प्रतिनिधित्व करते थे। सभा बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। ये संस्थाएं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मामलों पर भी विचार करती थी। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय ही राजा नागरिक सेना का निर्माण करता था, जो कबायली संगठनों के द्वारा निर्मित होती थी। इस काल में कोई निश्चित कर प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। एक ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक प्रसिद्ध कबीलाई संघर्ष का वर्णन हमें मिलता है, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें भरत के विरुद्ध विश्वामित्र ने 10 जनों के राजाओं को संगठित किया था। इस युद्ध का कारण था कि विश्वामित्र भरत जन के राजगुरु थे, लेकिन भरत जन के शासक सुदास ने विश्वामित्र को इस पद से हटाकर इनकी जगह पर वशिष्ठ को अपना राजगुरु बनाया। इससे नाराज होकर विश्वामित्र ने भरत जन के विरुद्ध 10 राजाओं को संगठित किया, लेकिन अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई।
जैसे कि हमने बताया, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। इस काल में, जैसे कि हमने देखा था, ऋग्वेद में सबसे बड़ी प्रशासनिक जो इकाई थी उसे जन कहते थे, लेकिन अब जन की बजाय जनपद हो गए थे। कैसे? जो छोटे छोटे जन थे वो आपस में मिल गए और जनपद कहलाए। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। पुरु जो ऋग्वेद काल में एक जन था, और भरत जो ऋग्वेद काल में एक अलग जन था। दोनों उत्तर वैदिक काल में मिल गए और इन दोनों के मिलने से कुरु वंश की स्थापना हुई। इसी तरह तुर्वस और क्रीवी ये दोनों जन आपस में मिल गए और पांचाल वंश बन गया। ये दोनों ही कुरु और पांचाल उत्तर वैदिक कालीन काल में महत्वपूर्ण जनपद के रूप में उभरे। उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, बल्कि कबायली संगठनों की ही सेना का प्रयोग करता था। इस काल में बड़े बड़े कर्मकांडीय यज्ञों जैसे राजसूय यज्ञ, अग्निस्टोम एवं वाजपेय यज्ञों का आयोजन राजा द्वारा किया जाता था। ये राजा इन यज्ञों के अनुष्ठान से राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करता था। ऋग्वेद की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली प्रतिष्ठित हो चुकी थी, और हमें यहाँ बागधू नामक एक अधिकारी का नाम मिलता है जिसका मुख्य कार्य करों का संग्रह और संचय करना था। सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में हमें 12 रत्नीनों का उल्लेख मिलता है। ये 12 रत्नीन राजा के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इनमें सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी आदि शामिल थे। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। इस काल में आर्य स्थायी रूप से नहीं बसे थे। स्थायी निवास नहीं होने के कारण कृषि का अर्थव्यवस्था में गौण स्थान था। इस स्थिति में पशुओं का महत्व बढ़ जाता है और गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु के रूप में थी। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वह व्यक्ति उतना ही अधिक धनी माना जाता था। इसलिए धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस काल में कृषि का अर्थव्यवस्था में गौण स्थान था। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें एक ही फसल का उल्लेख है और उस फसल का नाम है यव। यव का अर्थ है जो। इस काल के लोगों को कुछ धातुओं की जानकारी थी तथा समाज में विभिन्न शिल्पकारी का काम करने वाले लोग भी रहते थे। शिल्पी समूहों में मुख्य रूप से चर्मकार, बढ़ई, धातुकर्मी, कुम्हार आदि के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में अयस नामक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे से है। ऋग्वैदिक कालीन लोग सोने एवं चांदी से भी परिचित थे और महिलाएं और पुरुष सोने और चांदी के बने आभूषण पहनते थे। किंतु इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इन शिल्पों के अतिरिक्त बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो घर के कामकाज में लगी महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। बार्टर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख चौथे मंडल में मिलता है। कृषि योग्य भूमि के लिए उर्वरा एवं क्षेत्र नामक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में व्यापार वाणिज्य नहीं होता था।
लेकिन ऋग्वेद में पणि वर्ग का जिक्र मिलता है, लेकिन इस वर्ग का संबंध व्यापार से नहीं अपितु ऋण से था। ये लोगों को ऋण देते थे। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। इस काल में आर्यों का भारत के पूर्वी भागों में भी भौगोलिक विस्तार हुआ। जैसे कि आपको पता है, ऋग्वैदिक काल में आर्य भारत के केवल उत्तर पश्चिम भाग तक ही स्थित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका भौगोलिक विस्तार हुआ और ये भारत के पूर्वी भागों एवं दक्षिणी भागों में भी बसे, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। भौगोलिक विस्तार के साथ ही आर्यों ने स्थायी बस्तियां बसाई, जिससे पशुपालन के साथ साथ कृषि को भी बल मिला। इसलिए इस काल की अर्थव्यवस्था पशुचारण के स्थान पर कृषि आधारित हो गई। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। इस काल में कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। लेकिन अभी भी इस काल में कृषि की कुछ सीमाएं थी, जैसे कृषि के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग सीमित था तथा धान की खेती के लिए रोपण विधि का ज्ञान नहीं था। इस कारण अधिशेष उत्पादन की गुंजाइश नहीं थी, केवल उपभोग के जितना ही उत्पादन होता था। कृषि में विस्तार के साथ साथ इस काल में शिल्पगत कुशलता आई तथा कुछ विशेष शिल्पों में महत्वपूर्ण विकास हुआ। संभवतः इस काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लोहे का प्रयोग था। लोगों को लोहे को पिघलाने की तकनीक का ज्ञान था, इसलिए लोहे के औजार बनाना आसान हो गया। इससे कृषि में विस्तार हुआ और कृषि में विस्तार के कारण शिल्पों में कुशलता आई। इससे व्यापार वाणिज्य का आरंभ हुआ और परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई एवं इसका विस्तार हुआ। यद्यपि कृषक अभी भी उतना अधिक उत्पादन नहीं कर पाते थे जिसमें नियमित व्यापार वाणिज्य, नियमित कर व्यवस्था, स्थायी सेना या फिर नगरों का उदय हो सके। फिर भी इन्होंने स्थायी जीवन और प्रादेशिक राज्यों की स्थापना को संभव बनाया। नगरीकरण के इस चरण को आद्य नगरीकरण अर्थात सेमी अर्बनाइजेशन का काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन धर्म। आर्यों का धर्म बड़ा सरल था। वे लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे। इस काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत नहीं हुई थी, अपितु लोग स्तुति पाठ करके यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में दूध, घी, सोम, मधु और अन्न को मंत्र सहित आहुति देकर अपनी आराधना करते थे। वैदिक लोग प्रकृति के विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। वे अनेक देवताओं की पूजा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भय के कारण नहीं अपितु उनकी दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए करते थे। ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 है, जो ब्रह्मांड के 3 भागों पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के अनुरूप 3 भागों में विभाजित है। इनका कोई वरीयता क्रम नहीं है। पृथ्वी स्थान के देवताओं में शामिल हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। आकाश के देवताओं में सूर्य, धोष, वरुण, पितृ, पूषण, सावित्री आदि देवता शामिल हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, मरुत, वरुण और रुद्र आदि देवता शामिल हैं। ऋग्वेद के देवताओं में
इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सावित्री, सूर्य, उषा आदि 11 देवता प्रमुख थे। ऋग्वेद के सूक्तों में इन्हीं देवताओं की स्तुति प्रमुख रूप से की जाती थी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र का दूसरा नाम हमें पुरंदर भी मिला है। इसे वर्षा का देवता भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। वह देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। उसकी स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। यह सावित्री नामक देवता को समर्पित है और इस मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, रुद्र आदि प्रमुख देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप, विशेषकर समाज के स्थायी बस जाने के कारण इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश प्रमुख देवता के रूप में उभरे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ प्रणाली में यज्ञों के उद्देश्य तथा उनके स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। अब पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक रूप से विशेष उद्देश्य के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। जैसे कि हमने पूर्व में भी इस बात का जिक्र किया है, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय यज्ञ का संबंध राजा के राज्यारोहण से था। यह यज्ञ 1 वर्ष की अवधि तक चलता था। वाजपेयी यज्ञ यह 17 दिन से 1 वर्ष तक चलता था और यह राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेदों के चौथे भाग उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांतों में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष मुख्य थे। यज्ञ और कर्मकांड को उपनिषदों ने नकार दिया तथा इसकी उपमा एक कमजोर नौका से की है, जिससे भवसागर रूपी मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उपनिषदों ने ब्रह्म और आत्मा के बीच में अद्वैत संबंध की बात की है। अद्वैत का अर्थ है कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। मोक्ष के मार्ग को सरल बनाते हुए उपनिषदों में सद्कर्मों यानी कि अच्छे कर्मों और 4 पुरुषार्थ काम, क्रोध, लोभ तथा आत्मज्ञान पर बल दिया है। इस ज्ञान मार्ग में यज्ञ आदि कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नैतिकता पर बल दिया गया है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है।